Dear student, in previous class we have studied about the DC analysis of cascade amplifier. In today's lecture we are going to discuss AC analysis of cascade amplifier. तो देखिए AC एनालिसिस के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि AC एनालिसिस जो है उसको जब हमने लास्ट क्लासेस में AC एनालिसिस किया था तो उसके लिए कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थे कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैपेसिटर्स आपके शॉर्ट सर्किटेड हो जाते हैं। जितनी भी आपके पास डीसी सप्लाई होती है उसे आप क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और आप क्या करते हैं, इसको कंसीडर करके एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं और वहां से आप वोल्टेज गेन है, इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये कैस्केड एम्पलीफायर है। डीसी एनालिसिस ऑलरेडी हो ही चुका है, एसी एनालिसिस करना है। तो ये अगर हम इसमें एजम्पशंस लेंगे तो ये एजम्पशंस किस तरीके से, ये कैसा हो जाएगा, ग्राउंड। ये पोर्शन जो है ये कैसा हो जाएगा, ये आपका ग्राउंड हो गया यहां पर, है ना। कैपेसिटर्स की बात करें तो कैपेसिटर्स कैसे हो जाते हैं एसी के केस में, ये आपके शॉर्टेड, ये कैसे हो गए, शॉर्ट सर्किटेड हो गए। ये भी है ना, तो ये शॉर्ट सर्किटेड होगा। अब यहां से अगर देखें तो ये शॉर्टेड है, तो ये जो आर ई है यहां से करंट यहां बाईपास हो जाएगी, तो ये आर ई है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहां से इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि करंट डायरेक्टली कहां से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है। तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि इसको पूरा इस तरीके से हटा के डायरेक्टली मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं, तो ये कैसा होगा, ये शॉर्टेड पाथ हो गया इस तरीके से। ये Q1, ये किस तरह का ट्रांजिस्टर है, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसा है, दिस इज योर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये जब डीसी एनालिसिस हमने पढ़ा था वहां पे हम इसके बारे में अच्छे से देख चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे और वहां से हम वोल्टेज गेन है, इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो विदाउट द फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाता है तो अब इस केस में हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम इस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को लेते हैं। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या है, ये बेस है, ये बेस है, ये एमीटर है, और ये कैसा है, ये आपका कलेक्टर है। तो देखिएगा, ये अगर आपने बना लिया तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा फिर। तो एमीटर कैसा है, एमीटर तो ग्राउंड से कनेक्टेड है। देखिएगा, जब AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो यहाँ से ये एमीटर जो है, एमीटर को मैंने कैसे ले लिया गया, हम प्रीवियस भी देख चुके हैं। तो अगर प्रीवियस के एसी एनालिसिस आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में जब पढ़ा होगा, अगर वो आपने अच्छे से पढ़े हैं तो फिर इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब समझ में आता रहेगा। देखिएगा, इसको हो गया। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक बेस रेजिस्टेंस है, जिसे आप HIE बोलते हैं या फिर R पाई। ठीक है, तो मैं R पाई डायरेक्टली लिख लेता हूँ। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, सो दिस इज योर करंट, और यहाँ पर जो करंट होती है दैट इज योर IB1। इस ट्रांजिस्टर को मैंने Q1 लिया हुआ है, तो इसके जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं मैं वो कैसे लूँगा, जैसे कि सपोज ये IB1 है, यहाँ पर IE1, क्योंकि इसमें तो ये तो ग्राउंड से कनेक्ट है तो कुछ है ही नहीं, यहाँ IC1, इस तरीके से मैं इसके स्पेसिफिकेशंस लेने वाला हूँ। तो ये IB1 हो गया, दिस इज R पाई। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज HFE IB, या फिर मैं HFE को बीटा से भी रिप्लेस कर सकता हूं। आपने RE मॉडल पढ़ा है, HFE मॉडल भी पढ़ा है, H पैरामीटर मॉडल, तो इसे मैं डायरेक्टली किससे रिप्लेस कर देता हूं, बीटा से। बाद में रिप्लेस करेंगे, उससे हम पहले ही रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हम बीटा और R पाई इनसे ज्यादा थोड़ा सा फेमिलियर है ना, इसी के लिए हम इन्हीं टर्म्स में लिख रहे हैं। अब यहां से अगर देखें तो ये कौन सा टर्मिनल, देखिएगा ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, बेस से एक रेजिस्टेंस RS कनेक्टेड है, तो यहां से एक रेजिस्टेंस RS कनेक्टेड है ना, और फिर एक BS इनपुट है या फिर B इन, जो भी लेना आप चाहें। तो यहां से आपने एक B इनपुट है। दूसरी चीज देखें तो यहां से देखिएगा, ये अगर ग्राउंड हो गया आपका, ये भी ग्राउंड है, तो क्या इस R1 का कोई यूज रहा, ये भी जीरो पोटेंशियल पे, ये भी जीरो पोटेंशियल पे, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का जीरो है, तो यहां पर तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, तो इसका तो कोई यूज रहा नहीं। अब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, और यहां देखें तो ये भी ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, तो R3 एक नोड से है और दोनों ही ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो उसको यहां से अगर उठा के इधर ले आएंगे तो दोनों R2 और R3 कैसे हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, इस पोर्शन को यहां से रिमूव करके ये पूरा हट जाएगा यहां से सर्किट, ये ग्राउंड ये हो गया।
तो ये कितना होगा R3 पैरेलल विद R2, तो ये हो गया बेसिकली। तो ये भी कहाँ से कनेक्टेड है, बेस नोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ से मैं कहीं बेस लेके एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ और जिसकी जो वैल्यू है दैट इज R2 पैरेलल विद R3। तो ये एक्चुअल में जो एमीटर वाला केस था वो देखिएगा कंप्लीट हो गया। यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, दैट इज IC1, या फिर मैं इसे IE2 भी लिख सकता हूँ। तो देखिएगा ये IC1 करंट इस तरीके से। अब देखिएगा जो IC1 इसका जो आउटपुट है वही इसका इनपुट है, तो ये बेसिकली क्या होगा, RE टर्मिनल होगा। अब RE टर्मिनल होगा तो RE के केस में क्या होगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा दैट इज योर RE, क्योंकि ये कैसा है, ये कॉमन बेस है। ये कैसा है, तो दिस इज योर एमीटर टर्मिनल, दिस इज योर बेस, बेस इज कॉमन है। और कलेक्टर पे आप क्या ले रहे हो, आउटपुट ले रहे हो। तो कलेक्टर पे आपने क्या ले लिया, आउट। मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो कलेक्टर पे क्या होगा, आउटपुट। तो कलेक्टर पे आउटपुट होगा तो दैट मींस ये करंट हो गई। तो यहां पर देखिए कॉमन बेस के केस में आपने यहां बीटा लिया, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर के केस में बीटा होता है, कॉमन बेस के केस में क्या होता है, अल्फा। अल्फा ये हो गया, और यहां से जो करंट होगी, ये जो करंट होगी दैट इज योर IE2। IC1 एंड IE2 दोनों ही कैसी हैं, सेम है। तो अल्फा IE2 ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं, तो यहां से देखेंगे तो RC रेजिस्टेंस है एक, यहां पर जो वोल्टेज होगा दैट इज योर B02 कह लो या B01 कह लो। B01 तो यह होगा, B02 ये हो गया। तो यहां इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज RC, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज V02। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर एक V02 से ही एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है दैट इज योर लोड रेजिस्टेंस। तो दिस इज योर RL, और RL के क्रॉस कितना है, ये अब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव V0 है। और यहां से अगर आप देखें तो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज योर B0। और देखा जाए तो B02, तो B02 और B0 दोनों ही कैसे हैं, सेम है। तो ये अब आप देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या होगा, ये इसका AC इक्विवेलेंट मॉडल मिल गया। होप ये चीज अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब यहां से आप वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस सभी की वैल्यू कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहां से देखें तो ये कैसा है, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये कलेक्टर टर्मिनल है। तो यहां का जो वोल्टेज होगा दैट इज योर V01। और यहां अगर देखें तो ये क्या है, ये B/2 भी है, क्योंकि सेकंड के लिए यही इनपुट है और जो फर्स्ट के लिए आउटपुट है। तो B01 और B/2 ये दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर आपको, और इसके अक्रॉस कितना होगा, ये कितना है ना, जैसे कि ये सोर्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये B/1 वोल्टेज हो जाएगा। जो आप इसके क्रॉस देखेंगे तो ये B/1 हो गया। अब अगर देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सर्किट की आपको फाइनल आउटपुट निकालनी है, आउटपुट अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका पूरा वोल्टेज गेन बताइए, तो देखिएगा वोल्टेज गेन किस तरीके से। वोल्टेज गेन सबसे पहले आप क्या करें, इस वाले ट्रांजिस्टर का निकाल लें और इस दोनों को ट्रांजिस्टर निकालें, दोनों ही कैस्केडिंग कनेक्शन है। तो जब दोनों ही कैस्केडेड हैं तो दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। हम इसके बारे में देख चुके हैं कि कैस्केडिंग कनेक्शन का जो वोल्टेज गेन होता है वो मल्टीप्लाई होता है इंडिविजुअल्स का। तो इसका कितना होगा, अगर मैं टोटल वोल्टेज गेन सपोज AB है और इसकी अगर मैं बात करता हूं इस वाले पोर्शन की, सो ये आपकी एक स्टेज हो गई है ना। RL क्या है, RL तो आपने लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लगाया हुआ है, तो वो एक्चुअली वो लगा हुआ है तो वो तो पूरे सर्किट का पार्ट है। तो ये आपकी स्टेज 1 हो गई, या ऐसे स्टेज 2 ले लीजिए, स्टेज 1 ये हो जाएगी। और यहां से अगर आप देखें तो दिस इज योर स्टेज 1। तो ये है, तो स्टेज 2 के लिए सपोज AB2 और स्टेज 1 में जो गेन है दैट इज AB1। तो AB2 बेसिकली कितना होगा, AB2 की अगर बात करें तो वो होगा B02 डिवाइडेड बाई इनपुट कितना है, इनपुट B/2, ये AB2 हो गया। AB1 गेन कितना होगा, AB1 होगा वहीं आप B01, और B01 कितना, या तो B/2 डिवाइडेड बाय B/1।
तो ये बेसिकली हो गया। तो अगर टोटल वोल्टेज गेन ए बी है तो जो ए बी वोल्टेज गेन है वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा ए बी वन मल्टीप्लाइड विद ए बी टू। तो ये अब आपके पास वोल्टेज गेन मिल जाएगा। तो वोल्टेज गेन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए बी वन और ए बी टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो भी कर लेते हैं। अब सपोज यहीं पे मैं देख लेता हूं, अगर आपको इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या, इनपुट इस साइड है, तो इस साइड जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज योर आर आई एन। और आउटपुट रेजिस्टेंस किस साइड है, आउटपुट रेजिस्टेंस आप आर सी से मेजर करते हैं, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो दैट इज योर जेड नॉट या फिर आर नॉट, ये हो जाएगा। और जब आर एल के साइड से देखेंगे तो इसे आप जेड नॉट डैश भी कह सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से बेसिकली अब आपका हो गया। तो ये अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए बी वन एंड ए बी टू। तो क्विकली कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम बी जीरो टू या बी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें। देखिए बी नॉट भी इसी के क्रॉस है, बी जीरो टू भी, तो बी जीरो टू और बी नॉट दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। जब सेम होंगे तो ये जो करंट आ रही है दैट इज माइनस एल्फा आई ई टू, ये इन दोनों में होगी, जो दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो जो बी नॉट या फिर जो बी जीरो टू है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज माइनस एल्फा आई ई टू और आर सी पैरेलल विद आर एल। ये आपके पास क्या होगा, बी जीरो टू, ये हो गया। आपको फाइंड करना है बी इन टू। तो बी इन टू देखेंगे तो देखिएगा बी इन टू किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। बी इन टू किसके क्रॉस है, इसके क्रॉस वैल्यू है, तो इसके क्रॉस आपको आर ई रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो बी इन टू की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, बी इन टू या फिर B01 इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। देखिएगा ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहां से देखें तो वोल्टेज आपको, ये करंट आउटपुट डायरेक्शन में है, दैट मींस अगर करंट इनपुट डायरेक्शन में होती तब तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन करंट कैसे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वोल्टेज है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से रजिस्टर के निकल रही है, दैट मींस नेगेटिव करंट। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, माइनस आई ई टू इंटू आर ई। तो अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं दैट इज वी जीरो टू वाई वी इन टू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा ये, और आई ई टू से आई ई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाय आर ई। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई ए बी टू की। अब अगर मैं बात करूं कि ए बी वन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो ए बी वन भी कर लेते हैं। देखिएगा ए बी वन की मैं बात करता हूं तो ए बी वन कितना है, बी जीरो वन बाय बी इन वन, तो बी जीरो वन तो आपने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस आई ई टू आर ई डिवाइडेड बाई बी इन वन। तो देखिएगा बी इन वन आप जब यहां से देखेंगे तो दिस इज योर बी इन वन, तो बी इन वन की अगर मैं बात करूं तो ये किसके क्रॉस है, जो यहां पर जो वोल्टेज होगा वही बी इन वन होगा, तो इस बी इन वन को मैं लिख सकता हूं आई वी वन आर पाई, ठीक है, ये लिखा जा सकता है आई वी वन आर पाई। देखिएगा ये तो पॉजिटिव में होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो माइनस आई ई टू, तो आई ई टू जो बेसिकली है वो किसके इक्वल है, आई सी वन के इक्वल है, और आई सी वन ही आपका कितना है, बीटा आई वी, तो ये आई वी लिखा हुआ है यहाँ पे, आई वी वन है तो बेसिकली ये आई वी वन होगा, या तो हम इसे आई वी लिखें क्योंकि ये जो करंट होती है वही ये होती है, तो दिस इज योर आई वी वन। तो आई ई टू किसके इक्वल है, बीटा आई वी वन के, तो माइनस बीटा आई वी वन आर ई डिवाइडेड बाय आई वी वन आर पाए। तो आर वी वन और आई वी वन ये कैंसिल हो गए, तो यहां से जो होगा दैट इज बीटा आर ई बाय आर पाए, दिस इज योर ए बी वन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी वन दैट इज माइनस बीटा आर ई बाय आर पाए मल्टीप्लाइड विद एल्फा आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाय आर ई। तो आर ई से आर ई कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस एल्फा बीटा आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाय आर पाई। देखिए और जब आगे से सॉल्व करेंगे तो एल्फा की वैल्यू आप जानते हैं, ट्रांजिस्टर के केस में पढ़ा होगा, बीटा वन प्लस बीटा, और बीटा और वन प्लस बीटा, क्योंकि बीटा लार्ज होता है तो मैं इसे नियरली इक्वल टू बन के कर सकता हूं, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, बन के इक्वल। तो अल्फा अगर बन के इक्वल है तो बीटा बाय आर पाई। एक चीज और देखी होगी आपने, जीएम के बारे में मैंने आपको बताया था, जीएम होता है बीटा बाय आर पाई, और ये किसके इक्वल होता है, आर ई के। तो यहां से जो आर ई की वैल्यू है, आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज योर आर पाई ओवर बीटा। तो बीटा बाय आर पाई, बीटा बाय आर पाई की वैल्यू कितनी है, वन बाई आर ई, तो अल्फा तो वन हो गया, तो माइनस आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाय आर ई, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं माइनस जी एम।
आर सी पैरेलल विद आर एल। सो दिस इज योर फाइनली वोल्टेज गेन। तो ये अब आपका क्या आ गया, ये वोल्टेज गेन आ गया। तो ये बेसिकली जो GM2 है, ये बेसिकली किसका होगा, ये इस वाले ट्रांजिस्टर का होगा। तो मैं इसे GM2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि GM2 क्योंकि किसके टर्म में RE है ना। तो यहाँ पर आपने ये क्या है, ये RE को यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी, GM2 यानी कि यहाँ की। और वैसे भी देखा जाए तो RE एमीटर कनेक्टेड जो है, दोनों से कलेक्टर और मीटर कनेक्टेड है, तो RE की वैल्यू सेम होगी। तो अगर आप GM2 नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 1/RE। RE आपको गिवन है, RC और RL गिवन है। अब सपोज कीजिए कि RL जो लोड रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया ये हमें गिवन नहीं होता, या इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, ये सिंपली हो जाता -GM/RC, है ना। क्योंकि जब पैरेलल कनेक्शन में दो रेजिस्टर्स होते हैं तो जिसकी लोअर वैल्यू होती है वही आपको मिलता है, हाइयर वैल्यू का जो होता है वो कैसा हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये अब आपका वोल्टेज गेन हो गया। अब इसमें इनपुट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए, तो अगर आप RI देखेंगे तो RI कहाँ से होगा, ये होगा RI। तो RI की जो वैल्यू होगी RI इन, ये देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये किसके, R पाई। तो ये टोटल अगर यहाँ से आप चलेंगे, है ना, तो वैसे भी देखिएगा इसकी जो वैल्यू होगी B/I भी होगी। तो अगर यहाँ से आप KVL से निकालेंगे तब भी, और वैसे भी देखें टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से देखने पे कितना दिख रहा है। तो एक तो ये हो गया आपके जो R2 है पैरेलल विद R3 है, और इसके पैरेलल में कितना है आपका, पैरेलल जो है वो R पाई है या फिर HI है। तो ये आपका टोटल इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। आउटपुट की बात करें, सो दिस इज योर R0। ये R0 की वैल्यू ये कितनी है, ये RC है, यहाँ से देखने पे पता चल रहा है ना। वैसे ही BTH के फॉर्मूले की तरह से जो निकालते हैं। और अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये R0 डैश ले सकते हैं। तो ये RC पैरेलल विद RI। तो ये आपको आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बेसिकली अब कैस्कोड डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो है, कैस्कोड एम्पलीफायर का जो है आपका AC एनालिसिस कंप्लीट होता है। और अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो एडवांटेजेस होते हैं वो आपको कितना मिलता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से, हाई गेन, मॉडरेटली हाई इनपुट रेजिस्टेंस, हाई आउटपुट रेजिस्टेंस एंड हाई बैंडविड्थ। तो ये कुछ कैस्कोड एम्पलीफायर के एडवांटेजेस हैं, जिसको इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। तो इसी एनालिसिस ऑफ कैस्कोड एम्पलीफायर ये कंप्लीट होता है। कल के हम लेक्चर में देखेंगे ये डार्लिंगटन एम्पलीफायर। अगर इसमें अभी भी कोई आपको डाउट है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।